नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवल सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपने इतने सालों के जो अनुभव है उसको लेकर, जैसे पेरेंट्स जो हमें सवाल करते हैं कि एपिलेप्सी को जब ट्रीटमेंट को लेकर, तो उस सवालों का जो है बहुत सारे सवाल जो पेरेंट्स के मन में लेते हैं उसका हम लोग आज उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो तो चर्चा करेंगे, उसको छोड़ के प्रैक्टिकली जो कई चीज़ें जो आपके माइंड में आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके बच्चे को अगर एपिलेप्सी है, कोई दवाई पे है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं डाउट्स हो सकता है इसमें रहेगा। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिलेप्सी के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कभी इसके वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाके उन वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में किस तरीके से इलाज करते हैं वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी मैं संक्षिप्त में, जो नए पेरेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं संक्षिप्त में एक छोटकरी में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कंफर्म करना सबसे पहला ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि एपिलेप्सी की जो डायग्नोसिस है वो केवल ईईजी के ऊपर है, और ईईजी का रिपोर्टिंग हम देखते हैं कि पूरी इंडिया में हम लोग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, बहुत जगह है ना, वो काम करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ईईजी के रिपोर्टिंग में बहुत समस्या होती है, क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट पूरी इंडिया में भी वैसे ही कम है और रिपोर्टिंग में दिक्कतें आती हैं बहुत बार। तो क्या होता है कि कहीं बच्चे को कोई बेहोश हो गया, कहीं कुछ झटके आ गए, कुछ हो गया, और वो ईईजी की रिपोर्ट की वजह से दवाइयाँ चलती हैं, जबकि वो एपिलेप्सी नहीं रहता है। तो पेरेंट्स ये चीज़ आप मन में जरूर रखिए कि ईईजी एबनॉर्मल है और दवाई चल रही है, लेकिन आपको अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप पीडियाट्रिक न्यूरो से जरूर इसका जो है एक बार आप दोबारा ईईजी करा के कंफर्म कराइएगा। तो पहली बात है एपिलेप्सी कंफर्म करना, क्योंकि एपिलेप्सी जैसे दिखने वाले बहुत सारी जो हैं झटके होते हैं, एपिलेप्सी मिमिक्स बोलते हैं। स्पेशली 2-3 साल से छोटे वाले बच्चों में ये और ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को पहले हमको मन में रखना है। दूसरा चीज़ है कि एक बार एपिलेप्सी कंफर्म हो गया तो हम लोग फिर इलाज शुरू करते हैं। तो इलाज जो है मेनली जो है आपका, देखिए 3 चीज़ से इलाज होती है एपिलेप्सी में। एक तो है आपका मेडिसिन, जो दवाइयों से इलाज होती हैं। तो 3 में से 2 बच्चे जो है दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको दवाई से भी पूरी ठीक नहीं होती, तो उसमें डाइटरी थेरेपी की बातें आती हैं। कई प्रकार की डाइट हैं जिनमें दवाई भी अच्छे से काम नहीं करती, तो उनमें हम लोग केटोजेनिक डाइट है ना, तो इस प्रकार की डाइट की थेरेपी करते हैं। तीसरी बात आती है आपकी सर्जरी। तो सर्जरी भी कई बच्चों को लग सकता है ना, कई कारण क्या है, ब्रेन में क्या है, एमआरआई में क्या दिख रहा है, उसके ऊपर हम लोग को डिसाइड करना है। तो ये 3 चीज़ों का ऊपर मेनली आपकी एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट है। तो दवाई की छनौट हम कैसे करते हैं? तो दवाई की छनौट होती है, कई चीज़ों को मिला के हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो देखना है कि उसके बच्चे में जो सीजर्स आ रहे हैं किस टाइप के सीजर्स हैं। बहुत प्रकार के झटके होते हैं, है ना। कोई पूरे दोनों साइड आने वाले हैं, किसी को एक साइड आने वाला है, कोई कुछ समय के लिए बेहोश रहता है। तो प्रकार प्रकार के सीजर्स होते हैं। तो सीजर का टाइप क्या है, बच्चे का ईईजी में क्या आ रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे के एमआरआई में क्या है, फैमिली में हिस्ट्री है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों मिला के जो इसको बोलते हैं हम लोग सिंड्रोमिक डायग्नोसिस, है ना। तो इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को सही छनौट जो है, अब एपिलेप्सी के आपकी 12 से 15 दवाई रहती है, तो एपिलेप्सी बास्केट ऑफ मेडिसिन अगर आप देखेंगे तो उन दवाइयों में से कुछ हमको राइट उठा के बच्चे को स्टार्ट करनी होती हैं। तो कई बार यही होता है कि वो सिंड्रोमिक डायग्नोसिस नहीं बन पाती हैं, तो कुछ अंदाजे से दवाई चलाने से कई बार एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होता है। तो उस प्रकार से हम लोग दवाइयाँ शुरू करते हैं। और दवाई ज़्यादातर हमेशा यही रहता है कि कोई 1 या 2 दवाई से ही शुरू करें, और जितना लो डोज में हम दे के बच्चे के झटके को रोक सकें उतना हम कोशिश करें, क्योंकि दवाइयों की भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकती हैं। तो लो डोज और मिनिमल मेडिसिन जो है वो कोशिश करते हैं कि उस पर ही बच्चे का झटका रुक जाए। अगर उसमें नहीं रुकता है फिर हम फॉलोअप में बुलाते हैं, डोज को बढ़ाते हैं, दवाई को कंबाइन करते हैं, या कभी कभी दवाइयों को चेंज करते हैं। तो उस प्रकार से जो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आपके बच्चे के ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। और एक बार अगर आपकी मेडिसिन शुरू हो गई तो अब कब तक देना है, ये एक बहुत अहम सवाल रहता है कि कब तक इसको हम कंटिन्यू करें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स बीच में ही दवाई जो है बंद कर देते हैं। 3 महीना ठीक रहा, 6 महीना ठीक रहा, दवाई फट से बंद हो गई और बच्चे का फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। तो दवाई जो है एक बार स्टार्ट होने के बाद कम से कम
2 साल कम से कम देना है। देखिए मेरा कहना नहीं है, स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि कम से कम 2 साल सीजर फ्री, 2 साल मतलब बीच बीच में झटके हो रहे हैं तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। आखिरी बार जब झटके आए या जो सीजर्स हुए उसको लेकर आगे 2 साल, 2 से 3 साल तक अगर सीजर फ्री रहा तब फिर हम लोग दोबारा ईजी करके धीरे धीरे करके दवाइयों को बंद करते हैं, है ना। तो कम से कम 2 से 3 साल जो है दवाई देनी पड़ती है। तो यहाँ तक हम लोग जो है आपका जो ट्रीटमेंट की बातें करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। जो क्या क्या सवाल जो पेरेंट्स करते हैं तो उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एपिलेप्सी के ऊपर कई सारे मिथ्स हैं, मतलब जो हमारे मन में ऐसी कई सारी समाज में ऐसी बातें होती हैं जो कि वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन ये समाज में रहता है। तो इस चीज़ को हम एक बाई एक करके हम कुछ चीज़ों को आज देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ट्रीटमेंट को लेकर पेरेंट्स को रहता है कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलती है, मतलब बहुत साल तक देना है, इसको बंद ही नहीं करना है ना। तो ऐसा नहीं है, एपिलेप्सी हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। कई बच्चे हैं, किसी का ब्रेन में बहुत दिक्कत है, डेवलपमेंट में बहुत समस्या है, सीजर्स पूरी तरह से रुकते नहीं हैं, तो उनको कई साल तक देना पड़ सकता है। तो ये लाइफ लॉन्ग वाली जो चीज़ें हैं सब बच्चों में एप्लीकेबल नहीं होता है ना। वो डिपेंड करता है आपके कौन सी टाइप की एपिलेप्सी है ना, MRI में क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, तो ये वेरी करता है। तो ये लाइफ लॉन्ग हमेशा नहीं होता है। तो पहली बात हो गया। दूसरा मिथ बहुत कॉमनली जो है देखने को मिलता है कि एपिलेप्सी जो है, जैसे हमें कुछ पेरेंट्स पूछते हैं इसको हम जूठा खिला सकते हैं ना, इसके भाई को खिला सकते हैं, इसको बहन को दे सकते हैं। तो जूठा जो है एपिलेप्सी इस तरीके से नहीं फैलता है, ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, ठीक है। जैसा ये वायरस जैसे फैलते हैं वैसा नहीं है। तो एक ही थाली में खाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एपिलेप्सी ऐसे खाने से नहीं फैलता है, कहने का मतलब हग करने से नहीं फैलता है ना, साथ में सोने से नहीं फैलता है। वो हो गई बात। तीसरा चीज़ है कि एपिलेप्सी को लेकर समाज में जो है कि एपिलेप्सी कोई भूत बाधा की वजह से हो रही है, कोई नेगेटिव स्पिरिट जो है उसकी वजह से हो रही है। अभी देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एपिलेप्सी की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में यही माना जाता था। तो 250-300 साल पहले क्या होता था कि जब किसी को एपिलेप्सी की अटैक आती थी तो उनको बंद किया जाता था, ताकि इनमें कोई नेगेटिव आत्माएं हैं, भूत बाधा है करके बंद कर देते, उनको पीटते थे। ऐसे होता था पहले, ठीक है। और आज के दिन में साइंस इस चीज़ को पूरा नकारता है, लेकिन मेरे अपनी प्रैक्टिकल अनुभव से मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अब पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमारे बच्चों को अटैक आते हैं। अब ये देखिए ये चीज़ साइंस भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे मैं पूरा नहीं है भी नहीं बोल सकते, अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ मुझे विश्वास है कि दवाइयों से जो है झटके रुकते हैं, सीजर्स कंट्रोल होते हैं। हो सकता है अगर भूत बाधा भी हो तो भी वो दवाइयों से शायद भागते होंगे, शायद मेरा यही समझ है अभी तक, ठीक है। तो उसके पीछे मत लगिए। अगर आपने कुछ करवा लिया, आप चले गए पंडित जी के पास, धामी झाकरी जो है उससे करा लिया, या आपने लोकल जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद अगर नहीं रुक रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आइए। ये ज़्यादा देरी मत कीजिए, जितना देरी करेंगे उतना दिक्कतें होंगी। हमारे जो लोकल समाज में विश्वास है, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर उसे ठीक नहीं हुआ तो इमीडिएट आप जो है डॉक्टर के पास इमीडिएट चले जाइए, ठीक है। तो मेरा यही संदेश है इसके रिगार्डिंग। और फिर और मिथ हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एपिलेप्सी को लेकर जब किसी को झटके दौड़े पड़ रहे हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, कोई ना कोई मुंह खोलता है, मुंह में चम्मच डालता है, उंगली डालते हैं, ताकि क्या होता है उनको लगता है कि गला जो जीभ है वो फंस जाता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को दौड़े पड़ रहे हैं, प्लीज़ उंगली, चम्मच ऐसा कुछ मत डालिए। दांत इतने जोर से लग जाती है, आपकी उंगली अगर आ गई उसके बीच में वो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। कभी कभी होता है कि सीजर्स बड़े झटके में किसी की जीभ कट जाती है, हल्की सी ब्लड आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसमें आपको ही जो है दिक्कतें होंगी। कभी कभी क्या होता है, कोई बड़े झटके आ रहे हैं, आप पकड़ के उसको पकड़ने की, रिस्ट्रेन करने की कोशिश करें, रोक रहे हैं ना, तो आपके रोकने से वो सीजर्स नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप पकड़ के कहीं मसाज करके पानी लगा के दे, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद कीजिए, एक स्प्रे आती है, मिडाजोलम की स्प्रे आती है नाक में देने वाली, वो स्प्रे आपके बच्चे के वजन के हिसाब से जैसे डॉक्टर ने दिया है वो आप हमेशा अपने साथ रखिए। इमरजेंसी में आपको जब भी ट्रैवल करेंगे उसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ छोटी जो मिथ्स है ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल और जवाब के तरफ। तो कुछ पेरेंट्स पूछते हैं मेडिसिन के बारे में कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ जो हैं, हम सुनते हैं कि दवाइयाँ से ब्रेन में बहुत असर पड़ता है, तो ब्रेन की दवाई न्यूरो की दवाई बोलते ही बहुत लोग बहुत डर जाते हैं कि ब्रेन को स्लो कर देंगे, है ना। और कई प्रकार की इस प्रकार का जो है बातें हैं। देखिए, अगर बीमारी है
तो उसकी इलाज तो करनी पड़ेगी। हर चीज़ का एक कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आता है, रिस्क और बेनिफिट हमको देखना है ना। अगर बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं, एपिलेप्सी है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे आने वाली तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, दवाइयों की साइड इफेक्ट होती हैं, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट आते हैं। अगर आप पैरासीटामोल भी खाएंगे बुखार के लिए, वो भी उसका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन हम बिना सोचे कितना पैरासीटामोल खाते हैं, है ना, सर दर्द के लिए, बुखार के लिए रहते हैं। लेकिन एक लिमिटेड डोज में जो स्टडीड है वो हम सही तरीके से चलेंगे, और डॉक्टर उसके जो है हर एक साइड इफेक्ट के बारे में पेरेंट्स को पहले ही काउंसिल करते हैं कि ये हो सकता है, इससे नींद आ सकती है, इसमें रैशेस आ सकते हैं, ठीक है, इससे आपको जो भी समस्या हो सकती है, लीवर की कुछ दिक्कतें हो सकती है तो हमको लीवर की जांचें करनी है 3 महीने 6 महीने में। तो इस प्रकार से डॉक्टर से आपको पहले ही काउंसिल करते हैं, ताकि हम लोग को पहले से ही जो है तैयारी रहेंगे कि अगर कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। और दूसरी बात है कि दवाइयों से जो ब्रेन स्लो हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रेन स्लो होने वाली बात नहीं है। बच्चे को जिनको दिक्कत है उनको दवाई तो देनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में से बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि उनके पढ़ाई में, इन सब में ओवरऑल सीजर्स कंट्रोल होने से फ़ायदा ही ज़्यादा होगा। देखिए, जितना थोड़ा बहुत ब्रेन में असर करता है उससे ज़्यादा उसको रिस्क और बेनिफिट देखेंगे तो हमेशा बेनिफिट ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितनी बार सीजर्स कंट्रोल नहीं होने की वजह से बच्चे की पूरी डेवलपमेंट रुकी हुई है, उसकी पढ़ाई का जो है वो अटेंशन पूरा रुका हुआ है। एक बार सीजर्स कंट्रोल होते हैं तो बच्चा बहुत सारा विकास भी करता है, तो इस चीज़ को भी हमें रखना है। तो दवाई सही तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। डॉक्टर के सलाह में लीजिए, है ना, तो फॉलोअप में कीजिए, साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस कीजिए। डॉक्टर साहब को पहले ही समझा देंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और मेडिसिन को लेकर और एक चीज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि हम होम्योपैथी का भी दवाई दे रहे हैं, हम आयुर्वेद भी खिला रहे हैं ना। तो देखिए, दूसरी पैथीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ पैथी को फॉलो करना चाहते हैं, एक पैथी को फॉलो कीजिए, प्रॉपरली फॉलो कीजिए उसको, ठीक है। कोई भी पैथी, सारे पैथीज अच्छे काम करती होंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज एलोपैथी का है तो मैं आपको उसी में आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप कोई पैथी को पकड़े हुए हैं, कोई भी एक एलोपैथी आयुर्वेदिक, आप उसमें प्रॉपरली कीजिए, तो देखिए, ट्राई कीजिए कि ना वो ठीक हो रहा है, बच्चा ठीक चाहिए अपने को, है ना, मेन बात वो है। तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो जब कंबाइन करते हैं ना, मिक्सोपैथी जो हम बोलते हैं, मिक्सोपैथी मत कीजिए। क्या होता है, दवाई, सारी दवाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं काम करती हैं, और दवाइयों का इफेक्ट बच्चों को आ सकता है और पता नहीं चलेगा। हम लोग अपने दवाइयों के बारे में तो बोल सकते हैं कि इसको कंबाइन करने से क्या होगा, हमको पता है, लेकिन अगर आप होम्योपैथी के साथ एलोपैथी मिक्स कर रहे हैं, फिर हमको पता नहीं चलता कि किस तरीके से जो है साइड इफेक्ट उभर के आएगा, है ना। तो उससे कभी कभी सीजर ट्रिगर हो जाते हैं कई बच्चों में। तो कोई भी एक पैथी को पकड़िए, अच्छे से उसको फॉलो कीजिए, है ना, और मिक्सोपैथी मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि आप दवाइयों को मिक्स मत कीजिए। एलोपैथिक दवाई खा रही है लेकिन बीच में आप होम्योपैथी का कुछ खिला रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्या होता है कि काफ़ी इसमें से मैं किसी पैथी के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही पैथी का फॉलो करना है। मेरा बस संदेश यही है कि आप एक ही पैथी को हमेशा कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए, है ना। तो ये हो गई मेडिसिन से मेडिसिन की बातें, ठीक है। और अब हम बात करते हैं खाने को लेकर कि डॉक्टर साहब क्या क्या खिलाए इसको, ये खा सकता है, वो खा सकता है, बहुत सारे सवाल रहते हैं ना। ये नॉनवेज खा सकता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में है कि एपिलेप्सी के बच्चे जो है उनको नॉनवेज नहीं देना है, ठीक है। इनके कल्चरल बिलीफ भी बहुत सारा रहता है। देखिए, मेडिकली तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप नॉनवेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सारी प्रकार की दवाएं फूड जो है इसमें अलाउड है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि मेडिकल साइंस में भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी पे। मतलब जो दो दवाई लेने के बाद भी सीजर्स नहीं रुक रहे हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप मीठा चीज़ों को अवॉइड कीजिए, है ना। जितना मीठा को कम करेंगे उतना बेटर है, सिंपल सी चीज़। बाकी चीज़ें डाइट के लिए देखिए पूरा प्लान करके अलग से करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीजर्स आ रहे हैं तो केटोजेनिक डाइट करके एक अलग प्रकार की डाइट है, जिसमें आपके फैट का मात्रा को बढ़ाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके। तो डाइटिशियन आपको प्रॉपर्ली उसमें गाइड करेंगे। लेकिन साधारणतः सारा चीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा चंचल है तो उनको मीठा चीज़ थोड़ा कम रखने से अच्छा है। और साधारण जो है, फास्ट फूड नहीं देनी है, घर की चीज़ें देनी है, वो है। और नॉनवेज आप दे सकते हैं, ऐसा हम लोग मेडिकली किसी को भी नहीं देने का हम लोग ऐसा सलाह नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी में क्या करें। अभी बच्चे को झटका है तो उस समय हम कैसे उसको टैकल करें ना, तो ये भी एक सवाल रहता है। तो इमरजेंसी के समय में कभी भी बच्चे को इस तरीके से फिट्स आई तो उसको बाएं साइड कन्वर्ट करके, बाएं साइड क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कुछ खाया है बच्चे ने तो उसके छाती में ना जाए, एस्पिरेट ना करे, उसके लिए बाएं साइड कन्वर्ट करके अब मिडाजोलम का जो स्प्रे आती है वो आप नाक में उसके वेट के हिसाब से जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो आप दे सकते हैं। और उसको हमेशा अपने साथ जो है कैरी कीजिए और अपने साथ रखिए। तो कभी भी, क्योंकि सीजर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी कभी कब सीजर्स आएंगे बोलना बहुत डिफिकल्ट है, तो अपने को तैयारी लेके हमेशा चलना है ना। तो ये इमरजेंसी वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि
बीमारियों के समय में क्या करें, ये दवाइयाँ दे सकते हैं, खांसी हो गया है, बुखार हो गया है बच्चे को, कुछ इन्फेक्शन हो गई है ना, तो इसके समय में हम लोग दवाइयों को क्या करें। तो कई पेरेंट्स होते हैं कि उनको लगता है ये दवाई बहुत स्ट्रांग है एपिलेप्सी की, तो उसको बंद कर देते हैं, तब तक ये चलेगा क्योंकि बच्चा बहुत वीक हो गया है, झेल नहीं पाएगा, इस तरीके की कॉन्सेप्ट रहती हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी बच्चा बीमार होगा, बुखार आएगा, खांसी सर्दी होगी, तो क्या होगा, ब्रेन का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ता है, तो वो ज़्यादा रिस्क टाइम है जब बच्चे को सीजर्स और आ सकते हैं। तो इस टाइम पे तो बिल्कुल दवाई मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर खांसी सर्दी उल्टी भी हो रही है तो भी उल्टी की दवाई देकर भी उस दवाई को देना है, एपिलेप्सी की दवाइयों को देना है, उसको आप मिस नहीं करना है, स्पेशली बीमारियों में तो और भी मिस नहीं करना है। और खांसी सर्दी बुखार की दवाइयों के साथ इस दवाई को आप दे सकते हैं साथ में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप याद कीजिएगा कि जो बच्चों को एपिलेप्सी रहती है उनको स्पेशली कफ सिरप जितना हो सके कम दीजिए, क्योंकि कफ सिरप में आपका रहता है एंटीहिस्टामिन, जैसे सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, क्लोरफेनिरामिन है, ये रहती हैं कफ सिरप में। और कभी कभी कुछ बच्चों को ये एंटीहिस्टामिन की वजह से सीजर्स आने की टेंडेंसी जो है बढ़ जाता है, थ्रेशोल्ड घट जाती है सीजर की। तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, आप इसको अवॉइड कीजिए। कभी कभी कफ सिरप में लिवोसैल्बुटामोल सैल्बुटामोल रहती है, उसको भी जितना कम करें अच्छा है। अगर आप भाप लगाएंगे, भाप से प्रॉब्लम नहीं है, भाप की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती क्योंकि वो लंग्स में जाता है। तो जितना हो सके कफ सिरप को अवॉइड करनी है। अपनी पीडियाट्रिशियन से आप बात कीजिए कि उसको एपिलेप्सी है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो भी जितना हो सके थ्रेशोल्ड बहुत हाई रखिए कफ सिरप देने की। बहुत दिक्कत हो रही है तभी आपको वो देनी है। और अब हम बात करते हैं सीजर ट्रिगर्स के बारे में। हमेशा याद कीजिएगा कि आपके बच्चों को सीजर्स किस वजह से आती है उसको आप आइडेंटिफाई करें, उससे बहुत फ़ायदा होती है। जैसे कि कुछ बच्चों को केवल बुखार में बुखार की वजह से बहुत ट्रिगर होता है, उनको बिना बुखार दोनों में सीजर्स आते हैं, कई बच्चों को ऐसी होती हैं। तो आप फीवर को इमीडिएटली कंट्रोल कीजिए। किसी को खांसी सर्दी की वजह से बार बार उसको सीजर्स आते हैं, तो आप ये जो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा सकते हैं बार बार, एटलीस्ट कुछ हद तक वो प्रिवेंट करेगा आपके बार बार खांसी सर्दी होने में। फ्लू का वैक्सीन जो है वो आपको लगानी है अगर बार बार खांसी सर्दी हो रही है बच्चे को। तो कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे नींद की जो है डिस्टर्बेंस की वजह से सीजर्स हो जाते हैं, है ना, तो नींद अगर गड़बड़ हो गई उसमें भी सीजर्स आते हैं। तो जितना हो सके उस ट्रिगर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। थोड़े बड़े बच्चे हैं, फीमेल्स में, लड़कियों में कभी कभी मेंसेस के टाइम में सीजर्स आते हैं ना, तो वो उन चीज़ों को जो है आपको हमेशा उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, किस वजह से किस समय में उसको सीजर्स ज़्यादा आते हैं, और उसको अकॉर्डिंगली डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करके आप प्लान आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि दवाइयों को आप जो है मिस मत कीजिए कभी भी, है ना। मेडिसिन को आप रेगुलर देना है, दवाइयाँ हमेशा 12 घंटे के गैप में देते हैं और टाइमली दिया कीजिए। हमेशा एपिलेप्सी की दवाइयाँ जो है हमेशा बोलते हैं हम सुबह 8 शाम को 8, है ना, या फिर 9, तो आधा घंटा प्लस माइनस चलेगा, आप उसी टाइम के आसपास दीजिए, क्योंकि ये दवाई की जो है ब्लड में एक लेवल रहती है, ब्रेन में एक लेवल रहता है। जैसे आप टाइम को गड़बड़ करेंगे वो लेवल अप डाउन होने के बाद सीजर्स आने की रिस्क बढ़ जाती है। और हमेशा एक एक्स्ट्रा सैंपल, हमेशा एक्स्ट्रा बॉटल, एक्स्ट्रा टैबलेट का जो पत्ता एक्स्ट्रा रख लीजिए हमेशा। कभी कभी सडनली क्या होता है, दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, 1-2 डोज मिस हो गया और बच्चे को सीजर्स आ गए। तो ये बाकी दवाइयाँ जैसी नहीं है, इसको एक भी डोजेस मिस नहीं करना है ना बच्चे के लिए, वो हमेशा। तो एक्स्ट्रा जो है हमेशा, एक बोतल खत्म हो गया आप दूसरा बोतल रेडी रखिए, है ना, ताकि वो प्रिपरेशन हमेशा रखिए। एक सिस्टम ऐसा बनाइए घर में कि एक एक्स्ट्रा पैकेट जो है मेडिसिन का हमेशा रहेगा, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, आपका मेडिसिन मिस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कीजिए और इसको फॉलो। अब हम बात करते हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन, कई बार हमारे क्लिनिक में बहुत सारा फ़ोन आता है, मुझे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब ऐसा पोलियो का कुछ होने वाला है, कैंपेन चल रहा है, ये देना है, गवर्नमेंट का ऐसा कुछ वैक्सीन चल रहा है, ये वैक्सीन दे सकते हैं। देखिए, एपिलेप्सी के बच्चों को सारे वैक्सीन दे सकते हैं, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो कि हम लोग बोलते हैं कि मत दीजिए, ठीक है। वैक्सीन से प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन हाँ, वैक्सीन के समय में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन की वजह से फीवर आती है और वो फीवर की वजह से सीजर्स आने की रिस्क बढ़ती है। फीवर आएगा तो आप साधारण पैरासिटामोल दे सकते हैं, और मिडाजोलम का स्प्रे हमेशा रहना चाहिए। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, ठीक है। तो और अगर कुछ भी चीज़ का वैक्सीन नहीं देना है, डॉक्टर से पहले आपको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। जैसे कि स्पेशली स्पैजम्स के जो बच्चे हैं जो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, ACTH का इंजेक्शन या वो, उस समय आपको कुछ वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, वो आपको नहीं देनी चाहिए, वो आपको डॉक्टर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वो छोड़ के बाकी आपको वैक्सीन यूनिवर्सली आपको टाइम के हिसाब से जैसे नॉर्मल बच्चे को देते हैं वैसे ही देना है। अब बात करते हैं एपिलेप्सी और एकेडमिक्स या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर जो बातें हैं वो, कि उनकी मतलब पढ़ाई में हम उसको एक्स्ट्रा चाप दे सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा प्रेशर दे सकते हैं क्या बच्चे को, क्योंकि इसको तो बीमारी है, टीचर कभी पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है।
तो देखिए एपिलेप्सी और एकेडमिक्स जो है बच्चों का काफ़ी है ना क्लोज रिलेशन है। कई बच्चों की ना बिहेवियर में, मेमोरी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो एपिलेप्सी की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से उनमें अटेंशन की समस्या आती है, वो थोड़ा स्लो लर्नर रहते हैं, हाइपर एक्टिविटी रहती है बहुत सारे बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे जिनका एमआरआई में थोड़ी डैमेज है ना, तो उन बच्चों का जो है थोड़ा सा चंचलता रहता है, पढ़ाई में भी दिक्कतें होती हैं। तो पढ़ाई के लिए कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी पड़ सकती है ना। कुछ सिरप्स भी हम लोग देते हैं ब्रेन को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए उनके परफॉर्मेंस को, है ना, लेकिन ऐसा कोई मैजिकल दवाई कहीं भी नहीं है। बेसिकली ट्रेनिंग उनको प्रॉपरली देना है। और एक्स्ट्रा प्रेशर की जो बात करें, दिया जा सकता है, ऐसा नॉर्मल बच्चे की तरह ही है, बस उनके स्लीप को डिस्टर्ब मत कीजिए ज़्यादा, और उनके मेडिसिन को मिस आउट मत कीजिए। उसको छोड़ के आप एक्स्ट्रा जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और एपिलेप्सी और नींद के बारे में ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एपिलेप्सी और नींद का बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। नींद को कभी ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, पहले भी मैंने इस चीज़ को ब्रिंग आउट किया हुआ है टॉपिक को, और इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि नींद जो है बच्चे की बहुत ज़रूरी है। साधारणतः बच्चे कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम भी होने चाहिए। नींद डिस्टर्ब होने से उनके सीजर्स ट्रिगर हो जाते हैं, उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा। कभी कभी कुछ बच्चों को लाइट की वजह से फिट्स आते हैं ना, फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी जो बोलते हैं। तो कभी कभी जिन बच्चों को लाइट की वजह से ऐसे आते हैं, तो उनको वो लाइट, डिस्को लाइट जो है, या फिर वीडियो गेम्स जो मोबाइल में खेलते हैं, है ना, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़े से कम करना चाहिए। और ओवरऑल जितना स्क्रीन टाइम कम रखें उतना ही माने बच्चे के लिए अच्छा है ना। तो और अब आखिरी के कुछ सवाल हैं, उसी को हम कवर करेंगे। बहुत बार पूछते हैं पेरेंट्स की, आखिरी में सवाल ये रहता कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, है ना। ये सवाल बहुत हर पेरेंट के मन में रहता है। हम हमेशा चाहते हैं कि अपना बच्चा ठीक रहे। तो क्या एपिलेप्सी पूरा क्योर हो सकता है क्या, ये सवाल रहता है ना। तो एपिलेप्सी के बारे में ऐसा है कि जब तक हम लोग 2 से 3 साल दवाई देके जब दवाई को हम बंद करते हैं, तो दोबारा आने के रिस्क होता है, ठीक है। अभी वो किस बच्चों को ज़्यादा रिस्क होगा, जिनको डेवलपमेंटल समस्या है, चलने बोलने में लेट हुआ है, जिनकी डायग्नोसिस सेरेब्रल पाल्सी है, ब्रेन में कोई डैमेज है ना, जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की अगर बच्चे हैं, ऑटिज्म है साथ में एपिलेप्सी है ना, जिनको ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है साथ में एपिलेप्सी है ना, तो और जिनको थोड़ी दिमागी कमजोरी है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो इन सारे बच्चों को कभी कभी रिकरेंस होने की चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है। इनको छोड़ के साधारणतः अगर हम बात करें जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनमें जितना लास्ट दवाई बंद करने के बाद जितना ज़्यादा ड्यूरेशन तक सीजर्स नहीं आएगा, उतना ही दोबारा आने का चांसेस कम है ना। और कम से कम जो रिसर्च बताती है कि 5 साल तक अगर आपका बिल्कुल सीजर्स नहीं आएगा, तो दोबारा आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और 10 साल के बाद तो मोटा मोटी एपिलेप्सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो रिजॉल्व हो गया, एपिलेप्सी रिजॉल्व हो गया। तो क्योर का वर्ड नहीं है, क्योंकि सीजर्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में सीजर्स पूरे बंद थे, बहुत साल के बाद, 10 साल 15 साल के बाद किसी को सीजर्स आए। तो ये एक चीज़ है जो सीजर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। कंप्लीट क्योर बोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जिनको डेवलपमेंट ठीक रहता है, दवाइयाँ बंद करने के बाद अगर कम से कम 3-4 साल 5 साल तक अगर नहीं आया, तो दोबारा आने के चांसेस बहुत बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आखिरी में पेरेंट्स, मैं एक चीज़ को आपको टच करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, कि हम तो सुबह शाम देखते हैं बच्चे, जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे सेरेब्रल पॉल्सी के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है, एपिलेप्सी है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिविटी है, पढ़ाई में दिक्कत है। तो ये हम लोग सुबह शाम देखते हैं, और किस तरीके से पेरेंट्स इस दौर से गुजरते हैं और वो अपने आप को भूल जाते हैं बच्चे के केयर में। तो मेरा आखिरी में आप लोगों से यही एक मैसेज है कि आप अपने बारे में भी ज़रूर टाइम निकालिए। देखिए, अगर ऐसे बच्चे जब घर में रहते हैं, बहुत हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं, प्रैक्टिकली बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन है उसमें भी बहुत दरारें पड़ जाते हैं, क्योंकि मदर्स क्या है, पूरी बच्चे में फोकस हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अटेंशन आपका पूरा कम हो जाता है फैमिली की तरफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में भी बहुत सारी दरारें आने लग जाती हैं, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो काफ़ी सारा अनस्टेबिलिटी घर में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसमें, आप जितना बैलेंस में रहेंगे उतना ही आप ना अपने और अपने हस्बैंड के बीच का या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ के रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो इसमें आप देखिए कुछ चीज़ें हैं कि अपने बच्चे के ऊपर हमारा जितना फोकस तो रहता ही है, लेकिन अपने बारे में मत भूलिए, है ना। थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने मेंटल हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपना मूड कैसा है उसको शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जिसके साथ कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं,
कभी ना कभी अगर इसको आपको लगे कि बहुत दिक्कत है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास अगर जाना चाहते हैं जाइए कभी भी, है ना, बात कर सकते हैं ना, वो कोई मेडिसिन की बात नहीं है। अपनी मन की चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, आप जाना चाहें तो इसमें आप रोकिए मत खुद को, बहुत दिक्कतें हैं तो कभी कभी जाना भी पड़ता है। एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपने लिए, थोड़ा सा आप 15-20 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए ना, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये सहज योगा करके एक मेडिटेशन है, बहुत सुंदर प्रकार के ध्यान है। ये यूनिवर्सली आपको कोई भी धर्म के लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्रोनिक बीमारियों के ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है, अस्थमा, डायबिटीज़, एपिलेप्सी के ऊपर भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं इसमें, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसमें आप जो सहजयोगा.org.in है, इसमें आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आज फॉलो करते हैं इस मेडिटेशन को, आप है ना आप फॉलो कर सकते हैं। तो पेरेंट्स देखिए, आज के दिन हम लोगों ने ये सारी जो हैं एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट को लेकर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस किया, जो प्रैक्टिकली हम लोग जो है क्लिनिक में पेरेंट्स हमें पूछते हैं उसको डिस्कस किया। मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर हुई है, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है वीडियो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और भी, है ना। तो अगली बार कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। नमस्ते।